हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज फिर मैं लेकर आया हूँ आपके लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर महत्वपूर्ण दोस्तों, जो परीक्षा एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। हम पार्ट 1 इसका अपलोड कर दिए हैं, ये पार्ट सेकंड होगा। ठीक है। और हम जिस एक्ट की हम बात कर रहे हैं वो है मध्य प्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम 2011। ठीक है, नया एक्ट जिससे जोड़ शामिल किया गया है और इसका वीडियो भी हम अपलोड कर दिए हैं और इसके MCQ का पार्ट भी एक अपलोड कर दिए हैं। ये सेकंड पार्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं। आइए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। अधिनियम की धारा 3 के अनुसार विशेष न्यायालय की स्थापना का प्रयोजन है। किस लिए इसकी स्थापना की गई है? अपराधों का त्वरित विचारण, अपराधों की त्वरित जांच, अभियुक्त के विरुद्ध कठोर कार्रवाई, उपरोक्त सभी। दोस्तों, इस एक्ट के तहत मैं आपको बताया हूँ, जहाँ पर भी हमने देखा है कि विशेष न्यायालय की स्थापना राज्य सरकार या केंद्र सरकार करती है। तो किस लिए करती है? अपराधों का शीघ्र विचारण के लिए, अपराधों का त्वरित विचारण के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन धारा 3 के अनुसार होगा। और धारा 3 के अनुसार कौन सा ऑप्शन सही? हमारा पहला, अपराधों के त्वरित विचारण, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड। इस अधिनियम के अंतर्गत विशेष न्यायालय की अध्यक्षता करने वाला न्यायाधीश नाम से किया जाएगा। विशेष न्यायालय की अध्यक्षता करने वाला न्यायाधीश नाम से किया जाएगा उच्च न्यायालय द्वारा, राज्य सरकार, राज्य के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, उपरोक्त सभी के द्वारा। दोस्तों, इसका सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, राज्य सरकार यहाँ पर उसकी दोस्तों नाम निश्चित करेगी, वो ने राज्य सरकार करेगी। सही ऑप्शन सी होगा। ये क्वेश्चन नंबर 21। इस अधिनियम के अंतर्गत विशेष न्यायालय की अध्यक्षता करने वाला न्यायाधीश किसकी सहमति से नाम निश्चित किया जाएगा? ठीक है, तो वो किसकी सहमति से किया जाएगा दोस्तों? उच्च न्यायालय के से। ठीक, सही ऑप्शन होगा हमारा राज्यपाल, कलेक्टर, उच्च न्यायालय, राज्य सरकार। तो की जाएगी दोस्तों उच्च न्यायालय की सहमति से। ठीक है, सही ऑप्शन हमारा सी होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। इस अधिनियम के अंतर्गत विशेष न्यायालयों में नामदृष्ट दोनों होने के लिए वो गलत दिखा गया, किसी व्यक्ति की अहर्ता होगी। क्या अहर्ता होगी दोस्तों? उच्च न्यायिक सेवा का सदस्य हो, राज्य में सत्र न्यायाधीश, अपर सत्र न्यायाधीश रहा हो, या दोनों सही हैं या दोनों नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा दोस्तों सी, दोनों सही है। या तो उच्च न्यायालय का सेवा सदस्य या राज्य में सत्र न्यायाधीश या अपर सत्र न्यायाधीश। आइए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। इस अधिनियम के अंतर्गत विशेष न्यायालयों की स्थापना का प्रावधान दिया गया है, किस धारा में दिया गया बताया गया है? ठीक है, धारा 3, धारा 4, धारा 5, धारा 8। तो ये तो आप सब जानते होंगे दोस्तों, आपने एक देखा मेरा तो प्लीज़ देख लीजिएगा, नहीं देखा है तो। धारा 3 के अंतर्गत हमको क्या किया गया है? इस विशेष न्यायालय की स्थापना का प्रावधान के बारे में बताया गया है। क्वेश्चन 24 बताता है, इस अधिनियम के अंतर्गत विशेष न्यायालय द्वारा मामलों के संज्ञान का प्रावधान किया गया है, किस धारा में? 2, 3, 4, 8। धारा दोस्तों हमारी अगली धारा नेक्स्ट 4, जिसमें विशेष न्यायालय द्वारा मामलों के संज्ञान का प्रावधान किया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 25वां क्वेश्चन देखते हैं। इस अधिनियम के अंतर्गत विशेष न्यायालय ऐसे मामलों का संज्ञान लेगा और उनका विचारण करेगा जो उसके समक्ष संचित किए जाएं, जो धारा 10 के अधीन से अंतरित किए जाएं। दोनों सभी गलत। दोस्तों, इसका सही ऑप्शन हमारा है जो उसके समक्ष संचित किए जाएं और धारा 10 के अधीन से जो ट्रांसफ़र किए जाएं, दोनों सही होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही है। 26 क्वेश्चन। इस अधिनियम के अधीन विचार किए जाने वाले मामलों की घोषणा की जाएगी, किसके द्वारा की जाएगी दोस्तों? राज्यपाल द्वारा नहीं, उच्च न्यायालय द्वारा, कलेक्टर द्वारा, तो राज्य सरकार द्वारा। दोस्तों, सही ऑप्शन है हमारा राज्य सरकार द्वारा घोषणा की जाएगी, डी ऑप्शन सही होगा। इस अधिनियम के अधीन विचार किए जाने वाले मामलों की घोषणा की जाएगी प्रथम दक्षा साक्ष्य के आधार पर, लोकनीति के आधार पर, जांच के आधार पर, अन्वेषण के आधार पर। दोस्तों, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर। ठीक है दोस्तों, 27 क्वेश्चन हुए। आइए क्वेश्चन नंबर 28। इस अधिनियम के अंतर्गत विचार किए जाने वाले मामले किस व्यक्ति द्वारा किए गए अपराध में होंगे? जो लोकपद धारण कर चुका हो या कर रहा हो। अधिनियम की धारा 2 के अर्थ में मध्य प्रदेश राज्य में लोक सेवक हो या रहा हो, दोनों सभी गलत। तो सही ऑप्शन हमारा यहाँ पर दोनों होगा, सी ऑप्शन सही होगा। इस अधिनियम के अंतर्गत विचार किए जाने वाले मामलों की घोषणा को किस न्यायालय में प्रश्नगत किया जाएगा? शासन न्यायालय, उच्च न्यायालय, केवल उच्चतम न्यायालय। दोस्तों, इसका सही ऑप्शन जो है वो उपरोक्त में से कोई नहीं, डी ऑप्शन सही होगा।
आपको मालूम होगा कि मामलों की घोषणा किस न्यायालय में की जाएगी। आइए क्वेश्चन नंबर 28वां देखते हैं। 30, इस अधिनियम के अधीन विचार किए जाने वाले मामलों की घोषणा कर दिए जाने पर उस अपराध के संबंध में कोई अभियोजन किसी देश में ही संचित किया जाएगा। सेशन न्यायालय, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, उच्च न्यायालय या विशेष न्यायालय। सभी का ऑप्शन यहाँ सही होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी, विशेष न्यायालय में ही संचित किया जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 31, इस अधिनियम के अधीन विचार किए जाने वाले मामलों की घोषणा का प्रभाव का उपबंध धारा किस में किया गया है, किस धारा में बताया गया है? 4, 5, 6, 7। दोस्तों 31 का सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, धारा 6 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, इस अधिनियम के अंतर्गत विशेष न्यायालय को किसी ऐसे व्यक्ति का विचारण करने की अधिकारिता होगी जिसे कथित रूप से धारा 5 के अधीन उद्घोषित अपराध क्या है वो व्यक्ति हो सकेंगे उस अपराध के मुख्य आरोपी, षड्यंत्रकर्ता या दुष्प्रेरक। मुख्य आरोपी, षड्यंत्रकर्ता या प्रयत्न करने वाला, मुख्य आरोपी, प्रयत्न करने वाला, दुष्प्रेरक। दोस्तों इसका सही ऑप्शन सभी नहीं होगा। इसका पहला होगा मुख्य आरोपी, षड्यंत्रकर्ता या दुष्प्रेरक, धारा 5 के अधीन। ये बताया गया धारा 5 में बड़ी इसके बारे में। ठीक है, 32 का सही ऑप्शन ए होगा। ये क्वेश्चन नंबर 33, इस अधिनियम के अंतर्गत अपराधों के विचारण के बारे में विशेष न्यायालयों की अधिकारिता का प्रावधान किया गया है। कहाँ पर बताया गया है अधिकारिता को? धारा 6, 7, 8, 9। सही ऑप्शन दोस्तों हमारा बी, धारा 7 में प्रावधान किया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, इस अधिनियम के अधीन मामलों के विचारण में विशेष न्यायालय संहिता द्वारा विहित किस प्रक्रिया का अनुसरण करेगा? मजिस्ट्रेट के समक्ष समन मामले, सेशन के समक्ष वारंट मामले, मजिस्ट्रेट के समक्ष संचित प्रक्रिया, मजिस्ट्रेट के समक्ष वारंट मामले। तो दोस्तों 37 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, मजिस्ट्रेट के समक्ष वारंट मामले। आइए क्वेश्चन नंबर 35, इस अधिनियम के अधीन विशेष न्यायालय के समक्ष अभियोजन संचालित करने वाले व्यक्ति समझे जाएंगे। सहायक लोक अभियोजक, लोक अभियोजक, प्लीडर, सरकारी प्लीडर। दोस्तों सही ऑप्शन है वो है लोक अभियोजक समझे जाएंगे। 35 का बी। 36 देखते हैं दोस्तों, विशेष न्यायालयों की प्रक्रिया और शक्तियों का प्रावधान है। विशेष न्यायालय की प्रक्रिया और शक्ति का प्रावधान धारा 6, 7, 8, 9। धारा 8 में दोस्तों शक्तियों का प्रावधान किया प्रोसीजर बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस अधिनियम के अंतर्गत विशेष न्यायालय के किसी निर्णय और दंडादेश के विरुद्ध अपील किस आधार पर होगी? तो दोस्तों इसकी अपील का जो प्रावधान है वो तथ्य के आधार या विधि दोनों के आधार पर हो सकती है। ठीक है, तो सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, तथ्य एवं विधि दोनों के आधार पर। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 38, इस अधिनियम के अंतर्गत विशेष न्यायालय के किसी निर्णय और दंडादेश के विरुद्ध अपील होगी तो कहाँ पर होगी? उच्च न्यायालय में, सेशन न्यायालय में, अधिकरण में, उच्चतम न्यायालय में। दोस्तों इसके जो विरुद्ध अपील होगी वो होगी ऑप्शन नंबर ए, हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ कौन सा सही होगा? ए, उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट में। आइए 39, इस अधिनियम की धारा 9(1) के सिवाय विशेष न्यायालय के किसी निर्णय, दंडादेश या आदेश के विरुद्ध केवल अपील होगी, पुनरीक्षण नहीं होगा। केवल पुनरीक्षण होगी, अपील नहीं होगी। पुनरीक्षण व अपील दोनों होंगे, पुनरीक्षण या अपील दोनों से नहीं होंगे। दोस्तों 9(1) के अनुसार इसका सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, पुनरीक्षण या अपील दोनों ही नहीं होंगे। ठीक है, 40, इस अधिनियम के अधीन अपील विशेष न्यायालय के निर्णय और दंडादेश की तारीख से पेश के अंदर प्रस्तुत की जाएगी। 15 दिन, 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन। दोस्तों सही ऑप्शन हमारा बी, 30 दिन के भीतर। 41, इस अधिनियम के अंतर्गत विशेष न्यायालयों के आदेशों के विरुद्ध अपील का प्रावधान किस धारा में बताया गया है? धारा 8, धारा 9, धारा 10, धारा 11। दोस्तों इसका सही ऑप्शन हमारा बी, धारा 9 में
प्रावधान किया गया है। किसका? अपील का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 42वां। इस अधिनियम के अधीन मामलों को एक विशेष न्यायालय से दूसरे विशेष न्यायालय में अंतरित किया जा सकेगा। किसके पावर पर? सेशन न्यायालय द्वारा। जिस विशेष न्यायालय में मामला लंबित है उसके द्वारा, उच्च न्यायालय द्वारा, राज्य सरकार द्वारा। दोस्तों सही ऑप्शन है हमारा उच्च न्यायालय द्वारा, राज्य का सबसे बड़ा कोर्ट के द्वारा। इस अधिनियम के अधीन मामलों का अंतरण का प्रावधान धारा किस में किया गया है? तो महत्वपूर्ण धारा, धारा 10। दोस्तों 4 ऑप्शन 9, 10, 11, 12, तो 10 में इसके बारे में प्रावधान किया गया है। ठीक है, आइए 44 क्वेश्चन देखते हैं। इस अधिनियम के अंतर्गत, इस अधिनियम के अधीन विशेष न्यायालय किसी विचरण को स्थगित कर सकता है। कब? लोकहित में, न्याय के हित में, दोनों के हित में, कहीं भी नहीं कर सकेगा। दोस्तों इस अधिनियम विशेष न्यायालय कर सकेगा, वो कर सकेगा, सही ऑप्शन यहाँ पर होगा न्याय के हित में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 45। इस अधिनियम के अधीन विशेष न्यायालय मामले के विचारण को इसके संचित किए जाने अथवा अंतरण की तारीख से भीतर निपटान का प्रयास करेगा। कितने माह में प्रयास करेगा भैया? 6 माह, 1 वर्ष, 90 दिन, 120 दिन। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है 1 वर्ष के भीतर निपटाने का प्रयास करेगा। विशेष न्यायालय मामले को 1 वर्ष के भीतर निपटाने का प्रयास करेगा। सही ऑप्शन यहाँ हमारा 45 का भी होगा। इस अधिनियम के अधीन किसी विचारण को स्थगित करने के लिए विशेष न्यायालय के अबद्ध न होने का उपबंध किस धारा के अंतर्गत किया गया है? 9, 10, 11, 12। धारा 9 के अंतर्गत किया गया है। आइए ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन 47। इस अधिनियम का अध्याय 3 संबंधित है, मामलों के अंतरण से है, परिरक्षण बताता है, संपत्ति का संरक्षण बताता है, संपत्ति का अधिहरण बताता है। दोस्तों हमारा अध्याय 3 संपत्ति का अधिहरण से के बारे में प्रावधान करता है, तो संबंधित है अध्याय 3 संपत्ति का अधिहरण। आइए क्वेश्चन नंबर 48। इस अधिनियम के अधीन किसी लोक सेवक के विरुद्ध धन या संपत्ति के अधिहरण के लिए प्राधिकृत कर सकेगा या कर सकेगी राज्य सरकार, कर सकेगी। दोस्तों सही ऑप्शन है हमारा यहाँ पर कलेक्टर, उच्च न्यायालय, शासन न्यायालय या राज्य सरकार। तो राज्य सरकार सही ऑप्शन डी होगा। आइए 49 क्वेश्चन देखते हैं। इस अधिनियम के अंतर्गत इस अधिनियम के अधीन संपत्ति के अधिहरण के लिए आवेदन देने हेतु प्राधिकृत हो सकेगा लोक अभियोजक, प्राधिकृत अधिकारी, सहायक लोक अभियोजक, राज्य सरकार। दोस्तों सही ऑप्शन हमारा ए लोक अभियोजक। क्वेश्चन नंबर 50वां। इस अधिनियम के अंतर्गत धन या संपत्ति के अधिहरण हेतु, धन या संपत्ति के अधिहरण हेतु आवेदन में क्या नहीं होगा? एक या अधिक शपथ पत्र, धन की रकम, संपत्ति का प्रकालित मूल्य, संपत्ति का मूल्य। क्या नहीं होगा? संपत्ति का मूल्य नहीं होगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा डी सही होगा। आइए और देखते हैं अगले क्वेश्चन 51। इस अधिनियम के अंतर्गत संपत्ति के अधिहरण का प्रावधान किया गया है। संपत्ति को जब्त करने का जो प्रावधान धारा किस धारा में बताया गया है? 12, 13, 14, 15। इसका सही ऑप्शन दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी धारा 13 में प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस अधिनियम के अधीन प्रभावित व्यक्ति पर सूचना की तामील ऐसे समय के भीतर होगी जो सामान्यतः डेज से कम का नहीं होगा। या सूचना की तामील कितने दिनों के भीतर जो सामान्यतः? तो आइए 4 ऑप्शन हमारे सामने होंगे। 15 दिन, 30 दिन, 45 दिन और 60 दिन। दोस्तों इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी बी 30 दिन। ठीक है, ये दोस्तों हमने महत्वपूर्ण 52 क्वेश्चनों को करा है। ये सेकंड पार्ट भी हमारा इसमें कंप्लीट हुआ। आप दोस्तों मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या मेरे वीडियो पर चैनल पर नए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो पसंद आया है इसे लाइक करिएगा। ठीक है, और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक फॉर वॉचिंग।